Good morning, students. Welcome to class 9 and your political science chapter number first, the democracy in the contemporary world. Students, in our last class, we came to know about the scenario of the Chile and the Poland in the world scenario. तो हमने बच्चों अपनी लास्ट क्लास के अंदर चिली और पोलैंड की बात की, जिसमें हमने देखा कि ये दोनों ही कंट्रीज जो है वो पहले डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी और बाद में यहाँ पर इस कंट्रीज के अंदर डेमोक्रेसी को ओवरथ्रो कर दिया गया, मतलब डेमोक्रेसी को खत्म करके यहाँ पर मिलिट्री सिस्टम जो था वो रेगुलेट किया गया। लेकिन जैसे जैसे कंडीशंस चेंज होती गई, देश की जनता जो है, वहाँ के जो कंट्री के जो सिटीजन्स थे, वो उस आर्मी, उस मिलिट्री सिस्टम को अपोज करने लगे और बाद में जाकर आखिर के अंदर इस मिलिट्री सिस्टम को वापस खत्म किया गया और इसकी जगह पर डेमोक्रेसी को वापस एस्टैब्लिश किया गया। तो कहीं न कहीं कहने का मतलब किसी भी कंट्री के अंदर जो सिटीजन्स होते हैं, जो पीपल होते हैं, वो उस कंट्री की सबसे बड़ी पावर होती है और इसी पीपल पावर का जो कह सकते हैं कि सिंबल है वो डेमोक्रेसी माना जाता है। मतलब देश की जनता की जो ताकत है वही डेमोक्रेसी है, जो कैसी भी सरकार हो उसको सही रास्ते पे ला सकती है। तो बच्चों, कल हमने तो चिली और पोलैंड के एग्जांपल से समझा कि डेमोक्रेसी के दो मेन फीचर्स हमने जाने। इसमें हमने देखा कि एक तो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इलेक्टेड होने चाहिए, लोगों को राइट टू वोट होना चाहिए ताकि लोग अपनी पसंद से अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर सके। और सेकेंडली हमने जाना था फ्रीडम ऑफ द एक्सप्रेशन और जो स्ट्राइक्स है, जो अपोज प्रोटेस्ट करने का जब पावर है वो लोगों को मिलना चाहिए। तो इस तरह से कुछ दो मेन फीचर की हमने बात की थी डेमोक्रेसी में। आज बच्चों हम लोग कुछ सब पॉइंट्स के साथ इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक है और जिसके साथ ही हम लोग वर्ल्ड लेवल पर अलग अलग कंट्रीज के अंदर डेमोक्रेसी किस कंडीशन के अंदर है, किस तरह से डेमोक्रेसी वर्ल्ड में स्टार्ट हुई, वो सारा हम लोग जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बच्चों। सबसे पहला हमारा जो सब टॉपिक है वो है चेंजिंग मैप ऑफ डेमोक्रेसी। चेंजिंग मैप ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब है कि बच्चों प्रेजेंटली हम वर्ल्ड के अंदर जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज देख रहे हैं, जहाँ पर हमको फ्रीडम है, इक्वालिटी है, फर्टिलिटी है, राइट टू वोट मिला हुआ है, इसके अलावा भी धीरे धीरे आप देखिए दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर डेमोक्रेसी और ज्यादा डेवलप्ड होती जा रही है। कहने का मतलब इस डेमोक्रेसी के अंदर जो कमियां हैं उनको हर कंट्री हटाकर इसे और ज्यादा बेहतर करने की कोशिश कर रही है। तो कहने का मतलब है कि धीरे धीरे डेमोक्रेसी का जो वर्ल्ड पर अगर हम देखें सिनेरियो, तो वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। डेमोक्रेसी में कई सारे चेंज, कई सारे बदलाव आ रहे हैं। और देखिए बच्चों, ऐसा भी नहीं है कि डेमोक्रेसी कोई रिवॉल्यूशन है, अचानक से कहीं रिवॉल्यूशन हो रहा और वहां पर डेमोक्रेसी स्टार्ट हो गई। डेमोक्रेसी बच्चों अपने आप में धीरे धीरे होने वाला एक चेंज है, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि अचानक से कुछ ऐसा हुआ और पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पर भी मोनार्क सिस्टम था, जहाँ कह सकते हैं कि डिक्टेटर सिस्टम था, उसको हटा दिया गया और अचानक से डेमोक्रेटिक सिस्टम शुरू हो गया। टाइम पर लोगों ने, देश की जनता ने स्ट्राइक्स की, अपोज किया लोग और प्रोटेस्ट किया और कहीं जाकर धीरे धीरे कुछ चेंजेस हुए, कुछ सुधार हुए, तब हर देश के अंदर, हर कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। तो कहने का मतलब बच्चों डेमोक्रेसी कोई सडन चेंज नहीं था, अचानक से कोई बदलाव नहीं था, ये धीरे धीरे दुनिया में आने वाला चेंज माना जाता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, डेमोक्रेसी एक्सपेंडेड थ्रू आउट द 20th सेंचुरी। सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी का फैलाव जो है वो 20th सेंचुरी के अंदर शुरू हुआ, मतलब 19th सेंचुरी के एंड में, ठीक है। इट डिड नॉट स्प्रेड इवेंचुअली इन द ऑल पार्ट ऑफ वर्ल्ड। इवेंचुअली का मतलब अचानक, और डेमोक्रेसी अचानक से दुनिया के अंदर नहीं फैली, ठीक है। तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड फर्स्टली इन सम रीजन देन स्प्रेड टू अदर रीजन। सबसे पहले डेमोक्रेसी की शुरुआत कुछ छोटे छोटे रीजन्स के अंदर, कुछ छोटे छोटे देशों में हुई। बाद में यहाँ से ये स्पिरिट, यहाँ से ये आइडियाज दूसरे देशों तक पहुंचे और दूसरे देशों ने, दूसरी कंट्रीज ने इन आइडियाज को अडॉप्ट किया और वहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम शुरू हुआ। बच्चों, आप फ्रेंच का रिवॉल्यूशन पढ़ चुके हैं, रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ चुके हैं। आपको मैंने ये भी बताया था कि वर्ल्ड मैप पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन और रशियन रिवॉल्यूशन ने दुनिया को बहुत कुछ सिखाया है, जिसमें हमने बात की थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंडिया के वर्ल्ड के अंदर इक्वालिटी का नया आइडिया दुनिया को मिला, फ्रीडम का आइडिया मिला, फर्टिलिटी का आइडिया मिला। वही अगर हम रशिया की बात करें
तो जो सोशलिज्म हम देखते हैं वर्ल्ड के अंदर, जो पब्लिक वेलफेयर हम देखते हैं, समाज की भलाई, वर्कर्स, पुअर, नीडी पर्संस, है ना, पीसेंट्स की तरफ जो गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, ये सारे आइडियाज आए कहाँ से? ये यहीं से, रिवॉल्यूशन से ही आए। तो कहने का मतलब पहले कुछ चेंज हुए कुछ छोटे छोटे लेवल पर, लेकिन बाद में दूसरी कंट्रीज ने भी उन चेंजेस को अपनाना शुरू किया। हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ये भी पढ़ चुके हैं कि जब फ्रांस के अंदर जब रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ तो बाकी सारी यूरोपियन कंट्रीज को भी जो थी वहाँ मतलब जो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो स्पिरिट थी वो बाद में दूसरी यूरोपियन कंट्रीज तक में फैली, और यूरोपियन कंट्रीज को ये लगा कि हमें भी फ्रांस की तरह रिवॉल्यूशन करना चाहिए और हमको भी राइट टू वोट मिलना चाहिए, इक्वालिटी मिलनी चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए। तो कहने का मतलब डेमोक्रेसी जो है धीरे धीरे दूसरे वर्ल्ड के अंदर, वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज में फैलना स्टार्ट हुई। फिर देखिए स्टिल देयर आर द लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट आर नॉट डेमोक्रेटिक। आज भी दुनिया के अंदर कई सारे देश हैं जहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। आप ले लीजिए इराक को, आप ले लीजिए सऊदी अरेबिया को, ये ऐसे देश हैं जहाँ पर बच्चों आपको मिलिट्री सिस्टम मिलेगा, मोनार्क सिस्टम मिलेगा। आप नेपाल की बात कर लीजिए, नेपाल के अंदर देखिए बच्चों 2005 से पहले मोनार्क सिस्टम था। तो हम लोग कुछ ज्यादा दूर नहीं जा रहे, हम ओनली 15 ईयर बैक गए हैं। 2005 की हमने बात की है, नेपाल मोनार्क सिस्टम था और पिछले कुछ सालों में यहाँ पर बार बार कॉन्स्टिट्यूशंस बनाए जा रहे हैं, बार बार कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किए जा रहे हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो ये बताते हैं कि आज भी दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर मोनार्क सिस्टम को फॉलो किया जाता है। ठीक है, अब हम आ गए अपना सेकंड जो हमारा सब पॉइंट है बच्चों, फेजेस ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी। एक्सपेंशन का मतलब फैलना, फेजेस मतलब अलग अलग रूप में, अलग अलग समय के अंदर। तो डेमोक्रेसी किस तरह से अलग अलग टाइम के अंदर, अलग अलग कंट्रीज के अंदर जो है ये फैली। तो देखिए बच्चों 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन इंस्पायर्ड मैनी स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी ऑल ओवर यूरोप। सबसे पहले अभी हमने बात की कि यूरोपियन कंट्री है फ्रांस, फ्रांस में जब 1789 का रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रांस में क्रांति हुई, तो इस क्रांति से दूसरे जो इसके फ्रांस के जो पड़ोसी देश थे या जो भी यूरोपियन कंट्रीज थे, उन्होंने भी ये सीखा कि हमें भी फ्रीडम चाहिए, हमारी कंट्री से भी मोनार्क सिस्टम को खत्म किया जाए, है ना, पब्लिक रूल होना चाहिए, जनता का शासन होना चाहिए। तो कहने का मतलब 1789 की जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से यूरोपियन कंट्रीज को ये इंस्पिरेशन मिली कि हमारी कंट्री के अंदर भी फ्रीडम, इक्वालिटी, फर्टिलिटी और ये मोनार्क सिस्टम को खत्म किया जाए। तो कहीं न कहीं हम लोग ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी अचानक से आने वाला एक चेंज नहीं रहा, धीरे धीरे एक देश से दूसरे देश ने कई सारी चीजें सीखी है। ठीक है, इसके साथ ही देखिए इन ब्रिटेन इट स्टार्टेड इन 1776। अब बच्चों अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में तो फ्रांस से पहले ही डेमोक्रेटिक सिस्टम स्टार्ट हो गया था। 1776 के अंदर ब्रिटेन के अंदर डेमोक्रेसी आ गई थी और इन 1787 नॉर्थ अमेरिका अडॉप्टेड डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एंड राइट टू वोट। और अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो 1787 के अंदर नॉर्थ अमेरिका फ्री हुआ, है ना। यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर भी ब्रिटेन का जिस तरह से हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था, उसी तरह से अमेरिका के ऊपर भी जो है यूरोपियन कंट्रीज का राज रहा, मतलब अमेरिका भी किसी समय में गुलाम रहा। लेकिन 1787 में नॉर्थ अमेरिका के इंडिपेंडेंट होने के बाद में इस कंट्री ने डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया और अपनी कंट्री के अंदर राइट टू वोट को स्टार्ट किया। लेकिन ये भी बता दें बच्चों आपको कि राइट टू वोट अमेरिका के अंदर उस समय कुछ लोगों को ही दिया जाता था। तो जिस तरह हम देखते हैं कि जैसे देख लीजिए बच्चों, आज हमारी कंट्री के अंदर 18 ईयर के बच्चे को अडल्ट माना जाता है और उसे राइट टू वोट है, मतलब दिया गया है। 18 साल का होने के बाद में हर बच्चा वोट दे सकता है ना। लेकिन शुरुआती तौर पर राइट टू वोट हर किसी के पास नहीं था, मतलब कुछ लोग ही ऐसे सोसाइटी में थे जिनको वोट देने लायक माना गया था। ठीक है, अब बात हो गई ब्रिटेन की, फ्रांस की, अमेरिका की। अब देखें 1980 न्यूजीलैंड वाज द ओनली कंट्री वेयर एवरी अडल्ट हैव राइट टू वोट। अगर हम देखें 1900 के अंदर न्यूजीलैंड आजाद हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ। ये वर्ल्ड का अकेला ऐसा देश है जहां पर हर अडल्ट को पहली बार में ही राइट टू वोट दे दिया गया।
जबकि अगर हम फ्रांस रिवॉल्यूशन की बात करें तो फ्रांस के अंदर फ्रांस के इंडिपेंडेंट होने के बाद में भी फ्रांस के अंदर हर किसी को राइट टू वोट नहीं दिया गया। और कहीं जाकर हम कह सकते हैं 1948 के अंदर, मतलब जब हमारा देश आजाद हुआ उसके एक साल बाद फ्रांस के अंदर राइट टू वोट, अडल्ट फ्रेंचाइजी, वहाँ के सारे लोगों को, वहाँ की सारी जनता को वोट देने का अधिकार मिला। लेकिन न्यूजीलैंड एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर इंडिपेंडेंट होते ही इस कंट्री के सारे अडल्ट्स को राइट टू वोट एक बार में मिल गया, मतलब यहाँ के देश की जनता को राइट टू वोट के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। अब हम बात करेंगे एंड ऑफ द कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म का मतलब मैं बता चुकी हूँ, सिंपल सा अगर आप देखें, जब कोई पावरफुल कंट्री किसी वीक कंट्री को अपना गुलाम बना ले या अपनी कॉलोनी बना ले तो ये कॉलोनियलिज्म होता है। सिंपल सा समझे आप बच्चों, अफ्रीका और एशिया के कई सारे देश, जैसे भारत ले लीजिए, इंडिया ले लीजिए, ये किसी समय में अंग्रेजों का गुलाम रहा, तो ये जो गुलामी है यही कॉलोनियलिज्म कहलाई। तो धीरे धीरे वर्ल्ड में कॉलोनियलिज्म का एंड कैसे हुआ, तो देखिए कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका और कॉलोनीज अंडर द यूरोपियन नेशन। लगभग बच्चों आपको ये बता दूं कि ये जो यूरोपीय देश थे, है ना, ये जो पुर्तगाल है, हम लोग बात करते हैं डच की, है ना, तो फ्रांस की, इसके अलावा इंग्लैंड की, ये सारी यूरोपियन कंट्रीज थी। इन्होंने अलग अलग समय में एशिया और अफ्रीका के कई सारे देशों को अपना गुलाम बनाए रखा, ठीक है। और इसी के साथ many of these countries become democratic after the Second World War in 1945। लगभग एशिया और अफ्रीका के कई सारे देश सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड के समय, मतलब 1945 के आसपास आजाद होना शुरू हुए। उसमें से हमारी इंडिया भी एक है। सन 1947 के अंदर इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, इंग्लैंड ने भारत को आजाद कर दिया। तो कहने का मतलब एशिया और अफ्रीका की कई सारी ऐसी कंट्रीज की बच्चों जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में इंडिपेंडेंट हुई, जिन देशों को आजादी मिली। और अफ्रीकन कंट्री घाना was the first African country free in 1957-80 and Nkrumah became the prime minister of Ghana। और अगर हम अफ्रीकन कंट्री है बच्चों, घाना एक अफ्रीका का एक देश है घाना, ये पहला अफ्रीकन देश था, पहली अफ्रीकन कंट्रीज थी जो आजाद हुई 1957 के अंदर, मतलब भारत के आजाद होने के 10 साल बाद ये देश आजाद हुआ था, ठीक है। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे नक्रुमा, जो कि महात्मा गांधी के बहुत अच्छे फ्रेंड थे और महात्मा गांधी से इंस्पायर्ड होकर इन्होंने घाना के अंदर इंडिपेंडेंस के लिए मूवमेंट चलाया था। और इसी कारण बाद में जब ये घाना जब इंडिपेंडेंट हुआ तो ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए, ठीक है। अब देखते हैं रिसेंट फेज। अब आप रिसेंट फेज का मतलब आज के जमाने में अभी डेमोक्रेसी की कंडीशन वर्ल्ड के अंदर क्या है वो हम देखेंगे। तो देखिए बच्चों, आफ्टर 1980 the several countries of the Latin America adopted democracy। 1980 की बात कर ले, 1980 ये समय ऐसा था जब लैटिन अमेरिका के कई सारे देशों ने डेमोक्रेटिक सिस्टम को अपनाया। इससे पहले इन कंट्रीज के अंदर मोनार्क सिस्टम था, कहीं कहीं पर डिक्टेटरशिप देखने को मिली, लेकिन बाद में यहाँ पर रिवॉल्यूशंस किए गए। इन जो ये रॉयल सिस्टम था इसको, मोनार्क सिस्टम को खत्म किया गया, डेमोक्रेसी की शुरुआत की गई। हर कंट्री के अंदर अपना अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जनता को, देश के लोगों को राइट टू वोट दिया गया। तो इस तरह से लैटिन अमेरिका के अंदर 1980s के अंदर जो है डेमोक्रेसी की शुरुआत होती है। अब हम देखते हैं पाकिस्तान और अगर बांग्लादेश की बात करें बच्चों, तो आपको ये बताते हैं कि शुरुआत से ही यहाँ पर पहले डेमोक्रेसी सिस्टम था। बाद में अगर आपको याद हो बच्चों तो जनरल परवेज मुशर्रफ जो कि आर्मी के जनरल थे, मिलिट्री के बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी थे, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम को ओवरथ्रो कर दिया, मतलब डेमोक्रेसी को हटा दिया और खुद जो है इंडिया पाकिस्तान के जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन गए और सारा पावर इन्होंने अपने हाथ में ले लिया। और इस तरह से 2008 तक जनरल परवेज मुशर्रफ जो थे वो पाकिस्तान के ऊपर रूल करते रहे। पाकिस्तान में मिलिट्री सिस्टम जो था वो रेगुलेट हुआ, लेकिन बाद में धीरे धीरे यहाँ पर परवेज मुशर्रफ के इस मिलिट्री सिस्टम को खत्म किया गया और वापस पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम शुरू किया गया। लेकिन फिर भी आज भी पाकिस्तान
डेमोक्रेसी नहीं देखने को मिलती है बच्चों, क्योंकि जो भी यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनता है ना, प्रेसिडेंट, तो आपको पता है बच्चों कि उसके पास जो ओरिजिनल पावर होती है, जो प्रैक्टिकल पावर, उसका यूज प्राइम मिनिस्टर ही करता है। तो यहाँ पर आज भी गवर्नमेंट के ऊपर मिलिट्री का पूरा फोर्स रहता है, प्रेशर रहता है, मिलिट्री के अंडर में ये गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान की काम करती है। तो कहने का मतलब पाकिस्तान के अंदर आज भी प्योर डेमोक्रेसी आपको नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। तो पाकिस्तान एंड बांग्लादेश मेड ट्रांजिशन फ्रॉम द आर्मी टू डेमोक्रेसी 1990। तो देखिए 1990 से पहले, 1990 से पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर मिलिट्री सिस्टम था, बाद में मिलिट्री सिस्टम को खत्म करके डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश की गई। बट इन 2008 पाकिस्तान बिकम डेमोक्रेटिक, लेकिन फाइनली पाकिस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री का बना 2008 के अंदर, जब जनरल परवेज मुशर्रफ को हटा दिया गया तब, ठीक है। अब अगर हम बच्चों नेपाल की बात करें, अगर हम नेपाल की बात करें तो यहाँ पर 2005 तक मोनार्च सिस्टम था, मतलब राजतंत्र था, राजा का राज्य चलता था। लेकिन बाद में यहाँ पर नेपाल के अंदर रिवॉल्यूशन किया गया, जनता ने विरोध किया। यहाँ की नेपाल की जो जनता थी वो चाहती थी कि हमारी कंट्री के अंदर भी मोनार्च सिस्टम को हटाया जाए और डेमोक्रेसी सिस्टम को अपनाया जाए। तो इसीलिए 2005 के अंदर जो है नेपाल एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री बना और यहाँ पर मोनार्च सिस्टम को हटा दिया गया। मतलब आज भी यहाँ पर राजा तो होते हैं, लेकिन राजा की पोस्ट ऐसे प्रेसिडेंट की तरह होती है, मतलब यहाँ का रूलर जो है वो अपने पावर का यूज नहीं कर सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नेपाल के अंदर बच्चा 2015 तक अभी तक 3 टाइम यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है और वापस बदल चुका है। तो अभी भी ये कह सकते हैं बच्चों कि नेपाल की जो कंडीशन है, डेमोक्रेसी तो यहाँ पर एस्टेब्लिश हो चुकी है, लेकिन फिर भी पॉलिटिकली ये कंट्री अभी तक सेटअप नहीं हो पाई है। एक प्योर तरीके से कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी को ये कंट्री अडॉप्ट नहीं कर पाई है। बहुत समय लगा है नेपाल को डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करने में, क्योंकि कई बार इसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, फिर चेंज किया गया, फिर वापस बनाया गया। तो लास्ट जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था नेपाल का, वो 2015 में बनके कंप्लीट हुआ। तो नेपाल इमर्ज्ड एज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ्टर द मोनार्ची by 2016 140 countries were holding multi-party election। 2016 तक दुनिया के 140 जो कंट्रीज है, 140 कंट्रीज है, इन कंट्रीज ने अभी तक अपने यहाँ पर मल्टी पार्टी इलेक्शन करवाए। मल्टी पार्टी इलेक्शन का मतलब ऐसी कंट्री जहाँ पर एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज है और यहाँ पर लोगों को राइट टू वोट दिया गया है। लोग वोट देते हैं अपने पसंद की पार्टी और अपने पसंद के नेता को, ठीक है। इन म्यांमार, बच्चों म्यांमार एंशिएंट टाइम में बर्मा के नाम से फेमस था। इंडिया की नेबरिंग कंट्री है म्यांमार, ठीक है। तो ये जो म्यांमार है यही बर्मा है। म्यांमार का इलेक्टेड लीडर आंग सान सू की हैड बीन इम्पोज्ड बाय द मिलिट्री रूल इन द 1990s। म्यांमार का स्ट्रगल बहुत ही लंबा चलने वाला स्ट्रगल था बच्चों। यहाँ के अंदर यहाँ पर मिलिट्री सिस्टम था, तो मिलिट्री सिस्टम को यहाँ पर अपोज किया गया। लीडर का नाम था आंग सान सू की, जिसने 1919 के अंदर मिलिट्री सिस्टम को रोकने की कोशिश की, लेकिन बाद में इसको जेल में डाल दिया गया। कई सारी तकलीफ इसने देखी। ऐसा कहते हैं कि 15 से 20 सालों तक इसने अनशन रखा, मतलब बिना अपना भोजन इसने त्याग दिया, अनशन रखा, फास्ट रखा इसने, और अपने लंबे स्ट्रगल के बाद में इसको जीत मिली और बाद में म्यांमार के अंदर मिलिट्री सिस्टम खत्म किया गया। और जब यहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम बना तो आंग सान सू की जो पार्टी थी उसने इलेक्शन जीता और म्यांमार की वो बन गई प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्हाट लेटर्स से वॉन द इलेक्शन। द यूएन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक are global association of the world. They attempts to maintain peace and security among the countries। अब बच्चों इंटरनेशनल लेवल पर दुनिया के अंदर शांति बनाए रखने के लिए, ताकि दो देश आपस में ना लड़े, थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, कोई देश किसी पे अटैक ना करे, इसके लिए यूएन बनाया गया, यूनाइटेड नेशन बनाया गया। इसमें 5 जो है वो परमानेंट मेंबर हैं। 5 कंट्रीज जो है, जैसे चाइना है, रशिया है, फ्रांस है, यूके है और यूएसए। ये 5 कंट्रीज जो है वो यहाँ की जो सिक्योरिटी काउंसिल है बच्चों, इसकी परमानेंट मेंबर है। और इन कंट्रीज का काम है
कि वर्ल्ड के अंदर शांति बनाए रखना, दो देशों को लड़ने से रोकना। तो ये एक तरह का इंटरनेशनल लेवल है, स्टेज है जहाँ पर आपस में जो कंट्रीज की लड़ाई झगड़े के जो मुद्दे हैं उनको सॉल्व किया जाता है। ये यूएन जो है, ये वर्ल्ड बैंक जो है, ये दूसरी कंट्रीज को डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने के लिए फंड देती है। मतलब यूएन एनजीओ के थ्रू पूरी दुनिया के देशों को पैसा पहुंचाती है, हेल्प करती है फाइनेंशियल, ताकि ये कंट्रीज अपने देश के अंदर जो है गवर्नमेंट डेमोक्रेसी सिस्टम लागू कर सके। तो देखिए आप 5 कंट्रीज यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना, रशिया हैव वीटो पावर इन द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएन। अब देखिए बच्चों, बात करते हैं प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी। धीरे धीरे वर्ल्ड के अंदर डेमोक्रेसी का प्रमोशन जो है बच्चों वो किस तरह से हो रहा है, मतलब डेमोक्रेसी कैसे आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो इसमें हम सीधा से एक एग्जांपल लेंगे अमेरिका और इराक का। आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं टीवी के ऊपर, जिसमें हम देखते हैं कि आए दिन अमेरिकन आर्मी जो है इराक के अंदर भेजी जाती है। और ये जो आर्मी है, अमेरिकन आर्मी, इसका मेन जो काम है वो है कि यहाँ पर मोनार्क सिस्टम, यहाँ पर मिलिट्री सिस्टम को खत्म किया जाए और डेमोक्रेसी को अप्लाई किया जाए। और कई सारे मिशन अमेरिका की जो मिलिट्री है वो इराक के अंदर कर चुकी है। ठीक है, तो देखिए कंट्री लाइक यूएसए बिलीव दैट द डेमोक्रेसी शुड बी प्रमोटेड इन द वर्ल्ड इवन बाय द पावर। अमेरिका जो है, यूएसए एक ऐसी कंट्री है जो ये बिलीव करती है कि दुनिया के हर देश में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, चाहे डेमोक्रेसी लाने के लिए पावर का यूज भी करना पड़े तो करना चाहिए। पावर का यूज का मतलब आप समझ गए होंगे। जैसा अभी मैंने बताया कि इसका एक लेटेस्ट एग्जांपल जो है वो है इराक। इराक के अंदर अमेरिका ने अपनी मिलिट्री कैंपेन किया और इराक के अंदर मिलिट्री सिस्टम को खत्म किया, जड़ से उखाड़ दिया गया, जिसमें आपको पता हो आतंकवादी संगठन था जिसका लीडर था ओसामा बिन लादेन। इस ओसामा बिन लादेन को अमेरिका की मिलिट्री ने जान से मार दिया। काफी लंबा स्ट्रगल ये था जो ये प्रूव करता है कि अमेरिका जबरदस्ती पावर के बेस पर किसी भी कंट्री के अंदर मिलिट्री सिस्टम को खत्म करने में बिलीव करता है और साथ में ही चाहता है कि दुनिया के हर देश के अंदर डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, पावरफुल कंट्रीज हैव लॉन्च्ड अटैक्स ऑन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। आज भी दुनिया में कई सारी पावरफुल कंट्रीज है, जैसे यूएसए ले लीजिए आप, रशिया ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, फ्रांस ले लीजिए। ये ऐसी कंट्रीज हैं जो दूसरी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज पर अटैक कर रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। तो डेमोक्रेसी लाने के लिए ये पावरफुल कंट्रीज दूसरी कंट्रीज पर अटैक कर रही है। इराक इज द बिगेस्ट एग्जांपल। द अर्ज फॉर डेमोक्रेसी शुड कम फ्रॉम द पीपल एंड शुड नॉट बी इम्पोज्ड। लेकिन बच्चों, आपको साथ में ये भी समझना चाहिए कि डेमोक्रेसी पावर से नहीं आती। मतलब जबरदस्ती आप किसी कंट्री पर अटैक कर वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं ला सकते। डेमोक्रेसी डायरेक्टली उस देश के जनता से, सिटीजन से जुड़ी हुई एक इमोशन है। देश की जनता की फ्रीडम, इक्वालिटी से जुड़ा हुआ है, राइट टू वोट से जुड़ा हुआ है। तो बिना पावर के यूज किए डेमोक्रेसी तभी आएगी जब उसकी देश की जनता सामने आके खड़ी होकर प्रोटेस्ट करेगी। तो बच्चों, ये आपका था चैप्टर डेमोक्रेसी इन द कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड। डेमोक्रेसी की बेसिक, इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर डेमोक्रेसी का क्या सीन है वो हमने जाना है इस चैप्टर के अंदर। तो बच्चों, आज की क्लास में ये चैप्टर होता है आपका खत्म। कल फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए